एरिया वेक्टर की बात कर लेते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। कुछ ऐसे पहले समझते हैं कि एरिया वेक्टर कैसा दिखता है। देखिए, हम जानते हैं एरिया ना एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, बट वेक्टर फॉर्म में वो दिखता कैसा है। और दूसरी चीज़ हम ये समझते हैं कि एरिया वेक्टर का मेजर पर्पस क्या है, एरिया को रिप्रेजेंट करना और उसकी ओरिएंटेशन बताना कि वो किस तरह से एरिया आपके सामने दिखता है। देखिए, हमने यहाँ पर ना एक प्लेट बनाई, इसका सरफेस है, सरफेस पे इस तरह से एरो बनाया। इसका मतलब जो एरिया है, जो उसके ऊपर का सरफेस है, उसको मैं ऊपर वाले एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिए मैंने सर्वर, अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ से बनाता तो मैं इसका जो साइड वाला छोटा सा रेक्टेंगल है ना, इस एरिया को रिप्रेजेंट करता। बट मुझे एरिया वेक्टर कहाँ पर चाहिए होता है, जहाँ मैक्सिमम मुझे बड़ा सरफेस मिले। क्यों? इस क्यूबॉइड में देखिए किस तरह सरफेस होता है, एक यहाँ होता है, इधर इधर इस तरफ होता है। कोई भी सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या करना है, सिंपल उसके सरफेस पे एक एरो बनाना है। ये ऊपर वाला सरफेस पे इस तरह से, साइड वाले पे ऐसे, इधर वाले पे ऐसे। तो सारे के सारे जो एरो बनेंगे वो सरफेस के ऊपर इस तरह से ऊपर एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हम समझ रहे थे हमें एरिया वेक्टर की ज़रूरत दोस्तों क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए जो सरफेस है, जो एरिया है, यहाँ से मुझे जो फ्लक्सेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस, जो भी है पास करनी है। अच्छा, अब ऊपर इस वाले केस में देखिए, जो इसका सरफेस है ना, बिल्कुल आगे से प्रॉपरली लंबा चौड़ा है, यहाँ से इजीली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएंगे। बट अगर मैं यही कोने वाली तरफ से डालूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये इसके ना साइड वाले उससे टकराएंगे। तो हम एरिया वेक्टर को हमेशा उस जगह से रिप्रेजेंट करते हैं, उस सरफेस से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर जो उस सरफेस के ऊपर, बिल्कुल जो हम सरफेस ले रहे हैं उसके ऊपर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए रिप्रेजेंट किया गया। तो क्या काम है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ऐसी फील्ड्स को, ऐसे ऐसे फ्लक्सेस को अपने सरफेस से होकर गुजारता है। ये इसका और ही बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ कि हमें एरिया वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मैंने बताया था फ्लक्स ये काम करता है, तो हमने फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए एक फ्लक्स की जो हम वैल्यू लेते हैं ए डॉट बी, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो डॉट लेंगे तो कॉस थीटा आएगा। तो ए और बी जो दो वेक्टर हैं, इनके बीच में जो एंगल है कॉस थीटा, अगर वो 90 डिग्री होता है तो जीरो इफेक्ट होगा, और अगर वो 0 डिग्री होता है तो मैक्सिमम इफेक्ट होगा। इस थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल में समझते हैं। यहाँ पर देखिए बारिश प्लेट के ऊपर पड़ती है, बारिश जैसी प्लेट के ऊपर पड़ती है तो 0 डिग्री का एंगल है, और इफेक्ट क्या आता है, मैक्सिमम इफेक्ट निकल के आता है। क्यों? क्योंकि जो दोनों के दोनों फ्लक्स हैं, मैंने बताया था कॉस 0 में कितना होगा, 1, मैक्सिमम इफेक्ट निकल के आता है। मतलब बारिश पूरी तरह से इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर पड़ रही है। अब देखिए प्लेट ऐसे ना आपने 90 डिग्री पे रख दी, ऐसे ऊपर से बारिश पड़ रही है, तो प्लेट के सरफेस पे क्या पड़ेगा, कोई भी बारिश की बूंद नहीं पड़ेगी, है ना। ऊपर से बिल्कुल 90 डिग्री पे आते आते इसका इफेक्ट 0 हो जाता है, जो कि मैंने इस वाले कंडीशन में बताया था। तो कंसेप्ट यही है। और प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल उठा लेते हैं। देखिए आपने यहाँ पे फैन रखा है, इसके आप ना बिल्कुल सामने खड़े हो, तो आप इसको, इसकी हवा को बिल्कुल फेस कर रहे हो, तो मैक्सिमम हवा आपको मिलेगी। और दूसरे केस में क्या है, फैन ऐसे चल रहा है, इस तरह हवा जा रही है, आप ना इसके 90 डिग्री पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो आपने जब 90 डिग्री से बनाया तो आपके पास हवा ही नहीं आनी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या मिलता है, जब हम 0 डिग्री पे होते हैं, मतलब बिल्कुल उसके सामने होते हैं, और जीरो फ्लक्स तब मिलता है जब हम बिल्कुल उसके 90 डिग्री पे होते हैं। तो एक और एग्जांपल से हमने